2022 विधानसभा की तैयारी है। चर्चा में है कि आप कालाडूंगी विधानसभा और भीमताल विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष लगभग 32 वर्षों से कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं प्रत्येक पूरे जिलों में, उत्तराखंड में भ्रमण करते रहता हूँ और इसी कारण से भीमताल हो, कालाडूंगी हो, मैं जाता रहता हूँ। सब लोगों के बीच में मिलता रहता हूँ। कोरोना काल है, लोगों से उनके हालचाल, उनकी जानकारी लेना, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, निश्चित रूप से जाता रहता हूँ। बाकी जो पार्टी का आदेश होता है, जो हाईकमान कहेगी उस निर्णय को हम मानेंगे और जो भी हाईकमान मुझे निर्देशित करेगी वही हमारा काम भी होता है, वही हमारा कार्य भी होता है। आप युवा हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को तरजीह ज़्यादा दी जाती है, लेकिन 2007 से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। क्या वजह रही? निश्चित रूप से मैं लगभग 20 वर्षों से टिकट की दौड़ में भी रहा हूँ और मैंने अपने आला कमान को बताया भी है। पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निश्चित रूप से पता भी है कि मैं लगातार तैयारी करता रहता हूँ। लेकिन तैयारी क्या, हम सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के काम करते करते निश्चित रूप से तैयारी भी हो जाती है और लोगों के बीच में आना जाना भी होता है, बातचीत भी हो जाती है और लोगों के सुख दुख में भी भागीदार होने का एक सौभाग्य मिलता है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित हूँ। मैं 87 में आरएसएस मैंने पहली बार ध्वज प्रणाम किया था, तब से आज तक लगातार मैं, और हमको आरएसएस यही सिखाता है कि समाज के बीच में काम करना चाहिए। समाज को, जिन लोगों को तकलीफ हो, दुख हो, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो सारे काम मैं करता रहता हूँ और जो भी पार्टी का निर्णय होता है उस निर्णय के अनुसार हम आगे को बढ़ते रहते हैं। गजराज बिष्ट के बारे में ये है कि सर्वसुलभ उपलब्ध रहते हैं, उसके भी पार्टी विधानसभा का टिकट नहीं देती। क्या इसका अफसोस नहीं रहता? नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और निश्चित रूप से जो मैं, क्योंकि आस्तिक भी हूँ, भाग्य पर भी विश्वास करता हूँ कि जब भी हमारे, मैं अपने पिताजी के एक प्रेरणा स्रोत उनका वाक्य था, वो कहते थे कि जो आपके भाग्य का है, जो आपके हिस्से का है, वो कोई नहीं ले सकता। निश्चित रूप से उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हैं। बाकी जो पार्टी का काम होता है, मैंने पहले भी कहा कि मैं संघ से स्वयंसेवक रहा हूँ, तो संघ प्रेरणा देता है कि हम सब लोग समाज के बीच में काम करते रहें और कृष्ण के वाक्य को कि कर्म अपना करते रहो, बाकी फल की चिंता मत करो, फल की जब फल मिलना होगा तो निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं आज इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि पार्टी ने, जिस परिवार से मैं आता हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं एक छोटे से दूध बेचने वाले किसान का पुत्र होने के नाते, और निश्चित रूप से पार्टी ने मुझे इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी का तक दायित्व मुझे दिया है। इस प्रदेश में पार्टी को चलाने का मेरा सौभाग्य रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष, युवाओं के बीच में काम करने का मौका मुझे दिया अध्यक्ष के नाते। बहुत सारी चीज़ें पार्टी के अनुसार मुझे दी। अभी पिछली सरकार में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी, उसमें मुझे मंडी परिषद के अध्यक्ष का दायित्व दिया गया, जो कि इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा दायित्व माना जाता है। और निश्चित रूप से इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी का, और पार्टी की सेवा करते रहेंगे निश्चित रूप से आगे, और बहुत सारी चीज़ें पार्टी हमको देती रहेंगी। लाल कुआं विधानसभा में एक जगह पड़ती है गोजा जाली जी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी जी। वहाँ की एक मुख्य समस्या है कि जो नाला गुजरता है वहाँ से, उसमें पूरे हल्द्वानी शहर का गंदगी जो है वो लोगों के घरों में घुस जाती है। अगर आपको वहाँ जनता मौका देती है, या उससे पहले आप क्या कर सकते हैं? वहाँ हमारे विधायक हैं आदरणीय नरेंद्र दुबका जी, जो पूर्व में पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के विभाग संयोजक रहे हैं, कुमाऊं संयोजक रहे हैं और कई सोसाइटियों में वो अध्यक्ष रहे हैं। बैंकों के बैंक, जो उत्तराखंड जो बैंक है, उसकी स्थापना उन्होंने ही की थी इस प्रदेश के अंदर। वो उसके संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया प्रदेश के अंदर, और मुझे लगता है कि उस विषय में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और कुछ पैसा उस नाले के लिए आवंटित भी है। एकदम मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने दो बड़ी मांग थी जो गोजा जाली उस क्षेत्र की। एक तो जो हल्द्वानी से सड़क है वो तिराहे तक जाए, जो नीचे बाईपास जो बन रहा है, उस सड़क का भी शायद पैसा अवमुक्त हो गया है, वो सड़क भी बनने जा रही है। और उस नाले के लिए भी वो लगातार उसमें सक्रिय रहे हैं। कमिश्नर से, उनसे कई मीटिंगों में भी साथ रहा हूँ, तो वो नाला भी निश्चित रूप से बनने जा रहा है। धरातल पे ये है कि जनता जो है
गोजा जाली की खासकर बहुत आक्रोशित है इस वजह से कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उसके लिए कहा था मैं पहले साल ही इसको कराऊंगा, लेकिन 4 वर्ष से अधिक हो चुके हैं लेकिन अभी तक नाला वहीं है, उसका कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, धरातल पर मैंने खुद देखा है। अभी जो मंडी के सामने से जो सड़क है उसमें बहुत बड़ा पुल एक बन गया है और नाले का काम भी धीरे धीरे उसमें मुझे लगता है कि निश्चित रूप से होने जा रहा है। और मैं माननीय विधायक जी यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लगातार उसके लिए वो सक्रिय हैं, उसमें वो लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो अपने कार्यकाल में उसको शायद पूरा कर लेंगे। आप जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों से संतुष्ट हैं, इसका मतलब ये? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी ने जो मुझे दिया, जो मेरा काम था, जो मेरा कार्य था, मैंने कहा कि मैं एक बहुत ही निर्धन परिवार, मेरे पिताजी दूध का काम करते थे, थोड़ा सी हमारी खेती बाड़ी होती थी, उसी से हम अपना गुजारा चलाते थे। धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें मुझे इस प्रदेश में पहचान बनाने के लिए या मुझे इस प्रदेश में अगर जाना भी जाता है या मुझे आप पहचानते हैं लोग, तो केवल इस कारण से कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा। ठीक, इसीलिए गजराज बिस्को एक जिंदा दिल इंसान के रूप में जाना जाता है। और ये आपका धन्यवाद है कि आप मुझे जिंदा दिल इंसान कह रहे हैं, लेकिन मेरा केवल इतना मानना होता है कि जो मुझे प्रेरणा मिली है, जो मुझे शिक्षा मिली है, मैं संघ की शिक्षा लेकर यहाँ आया हूँ, तो निश्चित रूप से संघ ने मुझे सिखाया कि भाई समाज के बीच में जाना चाहिए, समाज के लोगों के बीच में काम करना चाहिए। अभी भी लगातार मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से जब से कोरोना काल चला है, व्यक्तिगत लोगों के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत करके जो भी उनकी परेशानी उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में भी, पिछले लॉकडाउन में भी हमने बहुत सारे गरीब तबके को हमने बहुत सारा अनाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने जो हमसे हो सकता था वो हम सब ने किया, क्योंकि इस वर्ष हमारी सरकार ने गरीबों के लिए 20 किलो अनाज देने का काम किया। अभी माननीय मोदी जी की घोषणा हुई है कि वो जो फ्री अनाज मिल रहा था उसे नवंबर तक वो देने जा रहा है। तो इस कारण से इस वर्ष हमने बीड़ा उठाया कि कहीं से भी अगर मुझे फ़ोन आता है तो मैं जो पहली 5 दिन की डोज है दवाइयों की वो उनके घर तक देने जाता हूँ। निश्चित रूप से मैंने बार बार फेसबुक से अपने माध्यम से कहा भी है कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से हमसे बात करें। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं और हमको आदेश भी माननीय मदन कौशिक जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनका यही है कि भाई आप सब लोग जो समाज है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलें। इसीलिए बार बार एक जो प्रश्न उठता है, मैं आपने वो प्रश्न नहीं उठाया, मैं उस बात को कहना चाहता हूँ कि बार बार प्रश्न उठता है कि भाई जो बीजेपी के लोग हैं वो ज़्यादा कोरोना को फैला रहे हैं, लोगों के बीच में ज़्यादा जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि आप ड्राइंग रूम में बैठकर फेसबुक से, ट्विटर से राजनीति कर रहे हैं। हम सब लोग मैदान में जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर भाई आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। और मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जनता के बीच में जाएं, समाज के बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें। अगर उनको कोई परेशानी हो तो जितनी हमारी क्षमता उस क्षमता से हम उसको दूर करें। एक सवाल मेरे द्वारा पूछा जा रहा है, वैक्सीन को लेकर जिन पार्टियों ने एक भ्रांति फैलाई थी लोगों में कि वैक्सीन न लगाएं, इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आज वही पार्टियां प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उस पर उंगलियां उठा रही है कि वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या कहना आपका? मैं समझता हूं कि जो पूरा भारत है और भारत की जो राजनीतिक दल है और उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या अन्य दलों के हों, जो भी जितने भी दल हैं, उन सबको सबसे पहले दिन वैक्सीन लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो सब अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और मुझे आज मैं टीवी में देख रहा था, न्यूज चैनल में देख रहा था कि कई राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने तक उस वैक्सीन का उपयोग नहीं किया है। मैं समझता हूँ सबको भी वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन हम सब के लिए जीवनदायिनी एक दवा है और हमारे, मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से कि जो भारत के युवा वैज्ञानिक हैं उन सब ने उस वैक्सीन का आविष्कार किया है और मुझे अपने भारत के युवा जो वैज्ञानिक हैं उन पर पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से उनकी वैक्सीन हम सबके काम आ रही है और आज डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि जिनको वैक्सीन लगी है उनको कोरोना होगा भी तो उनको मारक क्षमता से उसको वो कोरोना नहीं हो पाएगा। मैं सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं से जो प्रेरणादायी हैं, अपने प्रेरणा स्रोत हैं, उन सबको वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि उनके कार्यकर्ता भी उनको देखकर वैक्सीन लगाएं। और मैं पूरे देश के देशवासियों से, पूरे प्रदेशवासियों से सबसे निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित रूप से वैक्सीन लगानी चाहिए, कोई भ्रांति नहीं, कुछ नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं
उन्होंने भी सबसे पहले वैक्सीन लगाकर आप सबको प्रेरणा दी है। हम सब ने भी वैक्सीन लगाई है, आप सब लोग भी वैक्सीन लगाइए। पत्रकारों से निवेदन है, समाज सेवियों से निवेदन है, वो छोटा तबके के चाहे वो कर्मचारी हों, श्रमिक हों, सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अभी माननीय मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 21 जून से हम मुफ्त में वैक्सीन सब लोगों को लगाएंगे। निश्चित रूप से उसका इंतजार करते हैं, सब लोग वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन से ही ये देश बच सकता है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कोविड की, कोरोना की, हम अगर उसका पालन करें, भले ही लॉकडाउन 1, 2, 3 फेज में खुलता रहेगा, लॉकडाउन भी खुले, मार्केट भी चले, सब कुछ चले, लेकिन अगर हम गाइडलाइन का निश्चित रूप से अगर हम पालन करेंगे तो कोरोना हमारे लॉकडाउन खुलने के बाद भी नहीं फैलेगा। हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें।